हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करें अर्थात वो उसको कम ज़्यादा करके रोकने का प्रयास कर रही हैं या फिर अग्र दिशा में प्रभावित हो जा रही है, फिर पश्चिम दिशा में प्रभावित हो जा रही है या फिर टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जा रहा है, घटाने से क्या हो जा रहा है, सांद्रता के बढ़ाने घटाने से क्या हो जा रहा है, दाब के घटाने बढ़ाने से क्या हो जा रहा है। ये सारे एक प्रकार से कारक है अर्थात ताप हो गया, सांद्रता हो गया, दाब हो गया या फिर अन्य कई कारक आएंगे जो कि हम एक एक करके समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर में जो कि है पहले टॉपिक में जैसे कि बताया गया है कि सांद्रता का प्रभाव। पहले एक पार्ट में ये दिखाया गया है कि हमारी जो साम्यावस्था होती है ना उसको प्रभावित करने वाले एक फर्स्ट कारक जो कि होता है सांद्रता, तो उसके बारे में समझते हैं। ओके, अब देखो कोई रिएक्शन जैसे चल रही है ए से बी में ना अब ये मान लो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये साम्यावस्था में है। अब बात आ रही है कि प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित मतलब कि ये साम्यावस्था को इनके भंग करना अर्थात इनकी जो साम्यावस्था है उसी को भंग करना, तोड़ देना। अब उसमें सांद्रता का प्रभाव कैसे देखते हैं। अब जैसे मान लो दो पात्र हैं ना और ये नहीं, देखो इसको हम समझेंगे लेकिन पहले इसको समझो कि यहाँ पर सांद्रता का प्रभाव पहला पॉइंट क्या है, क्रिया कारक के सांद्रता बढ़ाने पर ना हम देखो इसको मान लेते हैं रिएक्टेंट, इसको मान लेते हैं प्रोडक्ट। क्या मान लिए, मानो हम इस क्रिया कारक में कोई पदार्थ मतलब इस पात्र में ये पात्र ए है, ये बी, इस पात्र में कुछ सांद्रता होगी और इस पात्र में कुछ सांद्रता होगी। किस अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट अर्थात ये एक बार से रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी पहले, लेकिन ये सामने वाली अवस्था के आने के कारण ये अपने स्थान पर है। अब सोच रहे हो इसमें क्या दिखना है, देखो ये दो पात्र हैं और यहाँ पर जल भरा है। ओके, अब यहाँ पर जल भरा है तो यहाँ पर देखो इस स्टेट पे दोनों पात्र में जो जल का स्तर है वो समान है अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों पात्र जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है अर्थात दोनों में उनकी जो एक लेवल होनी चाहिए जल की वो समान है। तो हम मान लेते हैं इस जल को ही सांद्रता मान लेते हैं। तो पात्र ए में जितनी सांद्रता है उतनी सांद्रता बी में है, तो ये प्रकार से इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन अब इस पहले में क्या बोला गया है कि क्रिया कारक की सांद्रता इंक्रीज करने पर, ये कारक कौन था, हमारा रिएक्टेंट। ये वाला पात्र अब इसकी हम सांद्रता रिलीज कर दिए, कुछ इतना कर दिया। तो वही पूछ रहा है कि अब सांद्रता बढ़ाने, क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा। अब क्रिया कारक की सांद्रता जब बढ़ाएंगे तो ये जो है जल का स्तर है, अब चूंकि पाइप लगी है तो जाहिर सी बात जब यहाँ पर प्रेशर एक तरह से प्रेशर डालेगा, क्योंकि हम जो है पात्र खाली है, इधर ज्यादा ऊंचाई तक जल भर गया है तो ये इस दिशा में जाएगा अर्थात ये अग्र दिशा में चला जाएगा ना। मान लो ये ए है और ये बी है, ए से बी जा रहा है, ये क्या बोलेगा, अग्र दिशा में ना। रिएक्टेंट ये है अर्थात जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो रिएक्टेंट ही तो पहले लेते हैं तो उसी के पश्चात तो प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाने से जो जल है वो अग्र दिशा में प्रवाहित हो रही है अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, अब क्रिया की रिएक्शन जो होगी वो अग्र दिशा में प्रवाहित होगी। आई बात समझ में। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, इतनी बात आई समझ। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई जा रही है। अब देखो पहले तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर। अभी तक हम किसकी सांद्रता बढ़ा रहे थे, रिएक्टेंट की। अब हमें बढ़ानी है
प्रोडक्ट की। ये बात ध्यान देना कि हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा तो घटा रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन पहले से ही, ये बात पहले से ही साम्य अवस्था में थे। ये रिएक्शन स्टार्ट करते वक्त हम नहीं कर रहे, ये रिएक्शन जब साम्य अवस्था में आ गई तो उस दौरान यदि हम क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे या फिर उत्पाद की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में हम बात कर रहे हैं। ओके, इतनी बात आ रही नहीं समझे? तो अब हम क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाकर तो देख ली, अब हम वही बात हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं। यदि प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ाएंगे अर्थात इस पार्ट में हम जब और जल भरेंगे तो क्या होगा, अब ये प्रेशर डालेगा अर्थात ये इस तरह ना जा करके ये कुछ इस तरह आएगा। अब जो जब प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ेगी, इसमें जल बढ़ेगा, तो अब यहाँ पर सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पर खाली पात्र है, तो ये इस साइड आएगा ना, तो ये हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में ना आएगा समझ में। अब ये इस साइड में आएगा अर्थात पश्चिम दिशा में। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में क्रिया कारक कम करने पर, क्या क्रिया कारक कम करने पर, अब मान लो ये कुछ इस तरह ना होकर के ये यहां तक भरा है, देखो ये यहां तक हमारा पात्र भरा है। अब हम जब क्रिया कारक की सांद्रता या क्रिया कारक को हम जब कम करेंगे अर्थात ये देखो अभी भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, जहां तक इसमें था वहीं तक इसमें भी है। ओके, तो इस स्थिति में आने पर हम क्या कर रहे हैं कि क्रिया कारक की सांद्रता को कम कर दे रहे हैं अर्थात इसको कम कर दे रहे हैं। अब जब इसको कम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये इधर से जल इधर आएगा अर्थात पश्चिम दिशा में, ये भी हो गया हमारे पास दिशा। उत्पाद घटाने पर क्या होगा, अर्थात जब इसकी सांद्रता कुछ इतनी थी तो उत्पाद की मात्रा अगर घटाएंगे तो ये वाला उत्पाद की मात्रा कम होगी, तो ये अर्थात इस साइड में जाएगा अर्थात आगे दिशा में ना। तो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे। तो वही हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखो क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अक्रिया आगे दिशा में, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर पश्चिम दिशा में, क्रिया कारक की सांद्रता कम करने पर पश्चिम दिशा में, उत्पाद घटाने पर आगे दिशा में। आई ना बात समझ में कि हम सांद्रता का इफेक्ट किस प्रकार पड़ रहा है। तो वही हो गया ये हमारा सांद्रता का प्रभाव पहले पॉइंट में। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना ये कि यदि अक्रिया में ठोस या शुद्ध द्रव की सांद्रता परिवर्तित करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बात आप एक बार नहीं कई बार जान चुके हैं कि कोई रिएक्शन A+B एरो C+D है तो यदि उसमें कोई सॉलिड हो गया ना, इन सब में यदि हम सांद्रता का परिवर्तन करेंगे तो हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सब की एक्टिव मास 1 होती है ना। तो इसको समझने की बात नहीं है, आप पहले से जान चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट में जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, ताप का प्रभाव। ओके, तो इसमें एक्स है, जब रिएक्शन A to B चलती है, जब इसकी सांद्रता कुछ होती है ना, तो जो इसका वियोजित मात्रा होता है रिएक्टेंट की, जो यानी कि क्रिया कारक की वियोजित मात्रा होती है ना, वो x, वही बात कर रहे हैं। तो ये x जो होती है x प्रोपोर्शनल टू t की पावर y यहाँ पर उसके ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी को प्रदर्शित करेगा उसके साइन के द्वारा। ऊष्माशोषी के लिए यहाँ पर y के स्थान पर +1 लिखते हैं और ऊष्माक्षेपी के लिए y बराबर 1 लिखते हैं। अब ये -1 +1 कैसे लिखते हैं अभी आगे समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो यदि y का मान यहाँ पर माइनस में है ना, यहाँ पर y का मान अगर माइनस में है तो उस रिएक्शन को हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ऊष्माक्षेपी, ये रिएक्शन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि यहाँ पर y बराबर पॉजिटिव है तो वहाँ पर होगा ऊष्माशोषी। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि पहले पॉइंट में बोला गया है क्या कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए आपको कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ये जितने रिएक्शन दिए गए हैं, एक एक रिएक्शन आपको एकदम दिमाग में इसका फोटो कॉपी एक साथ से कर लेना चाहिए।
क्यों? क्योंकि देखो यहीं से आप पहचानेंगे किस प्रकार हम एक रिएक्शन को पहचानेंगे तो उसे हमें डेल्टा एच दिया है वो किस किस रूप में दे सकता है ये हम समझते हैं। अब जैसे एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है ना, तो उसमें पहले पॉइंट देखो A+B एरो C साइड में देगा डेल्टा एच बराबर +10 kg, तो क्या होगा हमारा ऊष्माशोषी। अब देखो इसी डेल्टा एच को इन्होंने कई फॉर्म में लिखा अर्थात कई प्रकार से इन्होंने उसी रिएक्शन में ऐड कर दिया। अब यहाँ डेल्टा देखो यहाँ पर जब डेल्टा एच एक अलग से दिया जाए डेल्टा एच वो भी प्लस में, तो वो एक प्रकार से ऊष्माशोषी की अपक्रिया होगी। यहाँ प्लस में मत जाना कि यहाँ पर प्लस दिया है तो ये हमारा जो है ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्लस ये दिखा रहा है ये ऊष्मा ले रही है बाहर से। ओके, तो पहले रिएक्शन ये होगा। सेकंड रिएक्शन देखो आप इसी को इसी रिएक्शन में ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो +10 है इधर A+B+10 kg आयरो C ये भी एक प्रकार से ऊष्माशोषी है। उसी प्रकार हम इसको इस साइड में ले जा सकते हैं ना, तो C-10 kg हो गया क्या ऊष्माशोषी ये भी है। अब कुछ इस फॉर्म में भी आपको रिएक्शन दे सकता है A+B कुछ इस साइन की तरह बूंदी की तरह 10 kg आयरो C ये भी एक प्रकार से ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। ओके, तो ये चारों फॉर्म आप जरूर से याद रखिएगा। ये आपको ऊष्मागतिकी में हो सकता है बताया गया हो, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना होगा ये कैसे हम एक ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को पहचानते हैं। ओके, तो अब हम उसी में देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए y = +1 अर्थात x = t। यहाँ पर देखो जब y +1 है तो x = t अर्थात जो वियोजित सांद्रता है और टेम्परेचर के मध्य जो रिलेशन है वो क्या कह सकते हैं x = t अर्थात हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वियोजित होने वाली मात्रा जो है बढ़ेगी अर्थात अग्र अपक्रिया में अनुकूल अर्थात अग्र अपक्रिया होगी तथा अर्थात अनुकूल स्थिति हमें प्राप्त होगा। अनुकूल स्थिति मतलब कि रिएक्शन जब स्टार्ट होगी क्रिया कारक हम कुछ लेंगे इस साइड से और ये प्रोडक्ट, तो क्रिया कारक जब हम कुछ लेंगे इसमें तभी तो इस साइड में जाएगी, हमें उत्पादित प्राप्त करते हैं ना। देखो जब इसकी क्रिया कारक कुछ लेंगे कुछ मात्रा तो किस दिशा में हम कोशिश करें की जाए कि ये उत्पाद की मात्रा में जाए, तो वही बोल रहा है कि अग्र अपक्रिया अनुकूल स्थिति। ओके, उसी में अगर हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या बता रहा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर देखो सेम उसी की तरह कुछ इसमें भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखो A+B एरो C डेल्टा H बराबर -10 kg दिया गया अर्थात kg नहीं kJ अर्थात किलो जूल। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा H जो है यहाँ पर कितना दिया है हमें -10 kJ अर्थात किलो जूल। तो यहाँ पर जब -10 दिया हो किसी रिएक्शन में डेल्टा H अलग से बोला जाए कि डेल्टा H माइनस इतना है तो वो प्रकार से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये हम पहचान लेंगे। इसके अलावा क्या पहचान रखते हैं, अब इसी -10 को यहाँ पर देखो यहाँ पर -10 के रूप में लिख दिया अर्थात क्रिया कारक के साइड में यदि जो हमें डेल्टा H दिया जाता है उसी में माइनस करके उसमें ऐड कर देते हैं तो वो प्रकार से ऊष्माक्षेपी होती है अर्थात A+B -10 kJ एरो C। उसी प्रकार थर्ड में देखते हैं A+B एरो C+10 kJ अर्थात ये भी एक बार से ऊष्माक्षेपी। तो ऐसे फॉर्म में देता है, ये आपको लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बसा लीजिएगा। ओके, अब ये देखो ऊष्माक्षेपी के लिए y बराबर -1 होता है तो y बराबर -1 यहाँ पर y बराबर -1 होने के कारण ये t जो होता है देखो कुछ इस तरह था y, लेकिन ये -1 होने के कारण अब इसको हम जब प्लस लगाएंगे तो क्या होगा ये प्रोपोर्शनल टू 1/t ना, तो ये कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अर्थात x प्रोपोर्शनल 1/t। तो ये हम टेम्परेचर अब चूंकि हमें रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर को घटाना अनुकूल होगा अर्थात जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तभी वियोजित जो x की मात्रा है वो बढ़ेगी और जब बढ़ेगी वियोजित x की मान तो क्रिया होगी अर्थात अनुकूल स्थिति पैदा होगी। ओके, इसी में हम लेते हैं अपना थर्ड पॉइंट, फिर देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके,
अब उसी के अगेन देखते हैं अभी कि एक तो हो गया दाब का प्रभाव, एक हो जाएगा हमारा आयतन का प्रभाव, ये दोनों पॉइंट कवर करते हैं। अब दाब के प्रभाव में जो होता है फार्मूला x प्रोपोर्शनल 1/p की पावर डेल्टा mg अपान उत्पाद के मोल, और आयतन के प्रभाव में हम देखेंगे कि x प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा mg अपान उत्पाद के मोल। ओके, देखो ये जो हमने आपको 3 पॉइंट लिखा था, एक तो टेम्परेचर वाला हो गया था, एक प्रेशर एंड आयतन, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये जो फार्मूले आपको दिख रहे हैं ना, इसी पे बेस आप क्वेश्चन पाएंगे। ओके, तो अब इसका प्रभाव देखो किस प्रकार एक साम्यावस्था को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर डेल्टा एनजी आप तो जानते होंगे क्या होता है। डेल्टा एनजी फिर से बता दे रहे हैं आपको, डेल्टा एनजी बराबर गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रिया कारक के मोल, ये तो आप पहले से भी जानते हैं ना। तो डेल्टा एनजी निकाल लेंगे और उत्पाद के मोल, तो डेल्टा एनजी अपन उत्पाद के मोल यदि कुछ आएगा तो उसी पर डिपेंड करेगा एक्स क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे यदि हम डेल्टा एनजी 0 निकालते हैं, तो जैसे ये रिएक्शन है तो डेल्टा एनजी यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 2 - 2 बराबर 0। अब जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पर अगर मान 0 रखेंगे और उत्पाद के मोल में हम 2, ये 2 है ना, ये उत्पाद के मोल 2 है, तो यहाँ पर 0/2 अर्थात पावर हो जाएगी 0, और किसी भी चीज का पावर यदि 0 हो जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा कितना, x प्रोपोर्शनल टू 1। तो यहाँ से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि जब डेल्टा एनजी का मान 0 होगा तो उस दौरान x के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अर्थात वो साम्य अवस्था में ही रहेगा। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ये डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन आपको दिख रही है, तो यहाँ पर उत्पाद के मोल कितने हैं 2 और क्रिया कारक के मोल कितने हैं 1, तो 2 - 1 बराबर 1, अर्थात यहाँ पर कितना है 1, डेल्टा एनजी बराबर 1 निकला, और उत्पाद के मोल कितने हैं 2, अर्थात 1/2 x प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 1/2, तो 1/2 यहाँ पर इसका रूट लग जाएगा, अर्थात 1/√p। ओके, आप इतना तो जानते हैं ना कि ये 1/2 है, तो ये रूट लग जाएगा p के ऊपर, इतना तो समझते ही होंगे आप। तो यहाँ पर देखो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, अर्थात यहाँ पर जब हम p की मात्रा घटाएंगे तभी x की मात्रा बढ़ेगी, अगर p की मात्रा घटाएंगे तो x की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात अपक्रिया होगी, जिसके कारण कह सकते हैं अनुकूल अपक्रिया होगी। देखो यहाँ पर क्यों हम बार-बार लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हमें कोई भी रिएक्शन हम करेंगे तो हमें उससे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अब प्रोडक्ट चाहने के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, बस उसी चीज़ों को हम बताते हैं कि जब रिएक्शन होती है अग्र दिशा में चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बाकी हम तो आपको ये भी बता सकते थे, यहाँ पर p की मात्रा बढ़ेगी तो x का मान घटेगा, अर्थात पश्च अपक्रिया की दिशा, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, अग्र दिशा। अग्र दिशा के लिए यहाँ पर p का मान कम करोगे तभी x का मान पाओगे ना। x का मान जब बढ़ेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो अग्र दिशा में प्रवाहित होगा, जो कि हमारे लिए अनुकूल होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है, थर्ड पॉइंट में बता ये रहा है कि डेल्टा एनजी जो होता है लेस देन 0, अर्थात 0 से कम होता है, अर्थात वो माइनस में होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको रिएक्शन दिया गया है, उत्पाद के मोल कितने हैं 2, क्रिया कारक के मोल कितने हैं 3 + 1 बराबर 4, तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2, तो -2 यहाँ पर रखेंगे, उत्पाद के मोल कितने हैं 2, -2/2 बराबर -1। अब -1 जब लगेगा तो x प्रोपोर्शनल टू 1/p है, -1 है, तो इसकी पावर हम यहाँ पर कुछ इस तरह कह सकते हैं ना, -1, तो जब ये ऊपर जाएगा p ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात x प्रोपोर्शनल टू p आया ना समझ में। तो अब यहाँ पर वही लिखा गया है x प्रोपोर्शनल टू p। ओके, अब यहाँ पर जब p का प्रोपोर्शनल है तो
डिफेक्ट इन वैल्यू। ओके, तो आयतन का प्रभाव किस प्रकार बोल रहा है, इसके लिए फार्मूला क्या है, ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला भी, इसके अलावा जो आपको हम टेम्परेचर वाला बताए थे वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एक बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर देखो x क्योंकि वियोजित मात्रा है, v आयतन है, डेल्टा एन जी गैसीय उत्पाद की मोल माइनस क्रिया कारक के मोल, कुल मोल की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बटे उत्पाद के मोल अर्थात प्रोडक्ट के मोल, इतना फार्मूला में रख देंगे तो हमें x का मान मालूम हो जाएगा। अब यदि डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 हो जाए तो उस दौरान क्या होगा, तो उस रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी जब 0 हो जाएगा तो किसी की भी पावर, आप जानते होंगे मैथ वाले बहुत अच्छी तरह से, यहाँ पर देखो किसी की भी पावर, यहाँ देखो किसी भी पावर यदि ये हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 1, ये तो आप समझते होंगे। तो यहाँ पर x का कोई प्रभाव नहीं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में, उसमें क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। ओके, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो एक रिएक्शन दी गई है आपको जिसमें आपके उत्पाद मोल कितने हैं, देखिए इसमें ध्यान से, यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 1 1 1 2 और यहाँ पर कितने मोल हैं 1, अर्थात 2 - 1 = 1, अर्थात डेल्टा एन जी 1 आ गया। तो डेल्टा एन जी यहाँ पर हम दिए कितना 1, डेल्टा एन जी 1 रखेंगे और उत्पाद के मोल कितने हैं, उत्पाद के मोल = 2, तो 1/2 ये प्रोपोर्शनल टू b 1/2। अब 1/2 को b को हम अंडर रूट में चेंज कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं ना, तो हम कर दिए x प्रोपोर्शनल टू √b। अब यहाँ पर देखो b की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो x का मान बढ़ेगा अर्थात अग्र दिशा में अनुकूल होगा। ओके, ये नहीं समझ गए। अब उसी में बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है इसको आप खुद समझ सकते हैं, क्या डेल्टा एन जी < 0, तो यहाँ पर उत्पाद के मोल कितने हैं 2 और क्रिया कारक के कुल मोल कितने हैं 4, तो 2 - 4 = -2 और -2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको इतना निकाल सकते हैं ना, तो -2/2 तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब b के ऊपर -1 लगेगा तो उसे हम प्लस